Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So in this video I am going to discuss all about the cylindrical coordinate systems जो कि जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल में हम आ रहे हैं, फिर उसके बाद कैसे हम उसकी लिमिट्स पुट करते हैं, एरिया एलिमेंट कैसे लिखेंगे, लेंथ एलिमेंट कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखेंगे, और इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ 3D सरफेसेस देखेंगे जो कि जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. मतलब उनसे रिलेटेड को ही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं. लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर का देखा है, उसमें इन्हीं सरफेसेस से रिलेटेड हम क्वेश्चंस आए हैं, तो उनकी इक्वेशंस को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से. तो जो ये रो है ये एक स्टैंडर्ड है, बहुत लोग आर भी यूज करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर जो रो है और जो स्फेरिकल में आर होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. इसलिए मैं मानता हूँ कि रो को यूज करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि रो अलग क्वांटिटी है और आर अलग है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम ड्राइव कर रहे हैं. पहले कार्टेशियन से हम आ रहे हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में. ठीक है, तो क्या है कि जैसे ये वाला पॉइंट है, अब जैसे वही एक्स वाई जेड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, ये एक्स वाई जेड कैसे है राइट हैंड थंब रूल से. तो ये हमारी क्या है, एक्स डायरेक्शन. ठीक है, ये वाला प्लेन हमारा, ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है, ये जो बोर्ड का प्लेन है ये वाई जेड प्लेन है, और ये वाला जो प्लेन है वो एक्स जेड प्लेन है. ठीक है, तो अभी क्या है, हम एक पॉइंट लेते हैं कहीं यहां पर, हमने ये पॉइंट लिया. तो अब जो हमारी रो है, रो डिस्टेंस क्या है, अभी तक जो हम आर यूज कर रहे थे, आर जो हमने सिलिंड्रिकल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में यूज किया है, पोलर कोऑर्डिनेट में जो यूज किया हमने आर सिंबल, वो जो आर सिंबल था वो था उस पॉइंट की ओरिजिन से. ये हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन से यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो हमारी आर थी हर जगह. ठीक है, इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोग को इसमें रो यूज करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये जो है ये z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस पॉइंट की. ठीक है, ये z एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रो है, ठीक है, जो ये रो निकल के आ रहा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो मतलब अगर हम इस पॉइंट को ऐसे इसके पैरेलल लेके जाएंगे ना, z एक्सिस के अगर पैरेलल लेके जाओगे तो इसकी जो रो है वो रो चेंज नहीं होगा. रो क्या है, रो ये इतना ही रहेगा मैग्नीट्यूड में. ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ से इसका ये भी रो है, इस पे भी रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, और ये अल्टीमेटली हम कहाँ आ गए, एक्स वाई प्लेन पे. तो इस पॉइंट का भी जो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो रो है. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा इस पी पॉइंट का वो रो है, इस पॉइंट का भी हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट रो ही होगा. ठीक है, अब दूसरा इसमें कोऑर्डिनेट फाई है और z है. ठीक है, अभी क्या है, हमने ये हमारा जो 3D सरफेस में था ये वाला पॉइंट हम ले आए किसमें, xy प्लेन में, xy प्लेन में. अब हम क्या है कि अब इसका हमें y और z चाहिए. ठीक है, y z क्या करने के z तो हम ये तो रो हो गया हमको, अब इसमें हम x देखते हैं. ठीक है, अभी क्या है, तो z हमारा ये जो डिस्टेंस है पैरेलल डिस्टेंस हो गई हमारी रो. अब क्या किया हमने, इस पॉइंट से ये रो है और ये हमारा जो एंगल बन रहा है x से जो हमारा एंगल बन रहा है वो क्या है, हमारा फाई है. तो अब हम क्या करा, हमने इस पॉइंट को, अब देखा जैसे मैंने स्फेरिकल में किया था, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में मैंने ये एक्स वाई जेड से ये जो प्लेन है इस प्लेन को यहां से निकाल लिया. ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में मैंने इस तरीके से ले लिया, ये हमारा x है और ये हमारा y है. अब क्या है, ये एक्स वाई प्लेन जो इस तरीके से है, जो 3D में समझने में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने z एक्सिस को निकाल दिया. z एक्सिस हमारी ये हो गई. ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा ये है, और इससे हमने इस तरीके से ये ऐसे करके मिला हुआ है, फिर ये z ऊपर की तरफ है. ठीक है, z से ऊपर की तरफ ये जो है ये z ऊपर की तरफ है. ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ से यहाँ का जो एंगल है फाई से, वो x एक्सिस से वो फाई है. ठीक है, अब आपको इसलिए समझ में आ रहा होगा. अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, x एक्सिस पे इसको जो ये डिस्टेंस क्या है, रो है, तो अब मैंने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट किया. ठीक है, प्रोजेक्ट किया तो ये क्या मिला मुझे, रो कॉस फाई, और ये मुझे y में क्या मिला, रो साइन फाई. ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये x है, तो ये हमारा क्या है, x रो कॉस फाई. ये क्या है हमारा, y प्रोजेक्शन है, तो ये क्या है हमारा, रो साइन फाई. और यहां से यहां तक का जो प्रोजेक्शन है z पे, इस पॉइंट से हमने z पे जब प्रोजेक्शन डाला तो ये हमको क्या मिला, z मिला. ठीक है, तो हम देख ले x बराबर क्या मिल रहा है आपको, रो कॉस फाई. तो हमने लिख दिया x बराबर हमारा जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है रो कॉस फाई.
y बराबर क्या मिल रहा है, रो साइन फाई प्रोजेक्शन से, ठीक है, रो साइन फाई, और z से हमने z ही मिला, ठीक है, z बराबर z, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इससे इसको डिवाइड करूं तो ये क्या है, tan फाई बराबर y अपॉन x हो जाएगा, tan फाई बराबर y अपॉन x, तो y बराबर फाई बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं इसमें, और ये एक सेट ऑफ इक्वेशन है x² प्लस y स्क्वायर बराबर रो स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, बन हो गया। तो एक ये हो गई। तो ये जो टू सेट्स ऑफ इक्वेशंस हैं, इससे क्या हुआ, अगर आपको x पता है, y पता है और z पता है, तो आप इनकी हेल्प से रो, फाई और z निकाल सकते हो, ठीक है। तो कार्टेशियन से हमारा सिलिंड्रिकल में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। z तो z ही रहता है, तो x और y से हमको रो और फाई निकालना है, तो x और फाई तो इससे मिल जाएगा और रो इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो z हमारा सिलिंड्रिकल में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि सिलिंड्रिकल से कार्टेशियन में जाना है तो कैसे जाओगे, आप इनमें रो और फाई है, तो रो फाई यहाँ रख दिया, x मिल गया, रो फाई यहाँ रख दिया, y मिल गया, और ये z मिल गया। तो कन्वर्जन आप इन टू सेट्स ऑफ इक्वेशन से ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, हम कैसे लिखेंगे, हम पोजीशन वेक्टर हमको पता है, हम कैसे लिखते हैं, x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। तो r वेक्टर बराबर x की जगह अब यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, रो cos फाई i कैप, इसकी जगह लिख दिया रो sin फाई j कैप और z k कैप, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो, रेडियली आउटवर्ड जो डायरेक्शन होती है वो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ठीक है, आर वेक्टर की। और रो कैप इसमें मुझे हम लोग को पता है, देखो मैं डायरेक्शन मैंने अभी क्लियर नहीं किया, डायरेक्शन क्लियर कर देता हूं, यूनिट वेक्टर्स के साथ में डायरेक्शन क्लियर करता हूं। यूनिट वेक्टर्स क्या है हमारे, रो कैप, फाई कैप, जेड कैप, जो कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो रो कैप की डायरेक्शन क्या है, यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ रो। तो रो की जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन है वो क्या है, मतलब मैंने आपको बताया ना, ये जो पॉइंट है और जो रो है, रो कहाँ इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि सपोज ये पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालना है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की, यहाँ से नहीं मेजर कर रहे हैं, रो हमारा ओरिजिन से नहीं है, ओरिजिन से तो r होता है, हमारा जो रो है वो क्या है, z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे होगा तो z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर कहीं है तो z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो रो क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस ना होके z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे आप इस परपेंडिकुलर ये z एक्सिस से जैसे जैसे आप दूर चलते जाओगे, z एक्सिस से जैसे जैसे आप दूर चलते जाओगे, चले जाओगे, वैसे वैसे रो इंक्रीज होता जाएगा। तो इस पॉइंट के लिए, जो कि ये हमारा पॉइंट यहाँ कहीं था, तो इसके लिए यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये और इससे इंक्रीज हो रहा है इस तरीके से, इस तरीके से देखिए, ये मिलाया और ये इंक्रीज हो गया, इस डायरेक्शन में रो इंक्रीज हो रहा है, तो रो कैप की डायरेक्शन इससे आउटवर्ड है, मतलब इसके बिल्कुल आउटवर्ड, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी हमेशा z के और आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये तो हमारी रो कैप की डायरेक्शन हो गई। अब मैंने बताया था यूनिट वेक्टर की आप कैसे वैल्यू निकालते हो, पोजीशन वेक्टर का उसके उस यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो cos फाई i कैप और sin फाई j कैप। सिंपली आप देख लो, रो जो है वो z में चेंज नहीं हो रहा है, केवल x और y में चेंज हो रहा है। जैसे ये वाला पॉइंट है, अगर आप इसको ऊपर नीचे करते हो तो रो क्या है, चेंज नहीं होगा, ठीक है, केवल x और y के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, z चेंज वो चेंज रो चेंज नहीं हो रहा है। तो फाई में और sin cos फाई i कैप और sin फाई j कैप, ठीक है। अब फाई कैप की डायरेक्शन है, फाई कैप बिल्कुल सिमिलर है जैसे मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डिस्कस किया था। तो फाई कैप की डायरेक्शन, फाई कैप कहां से मेजर हो रहा है आपका, एक्स एक्सिस से जो एंगल है, एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो फाई है आपका यहाँ भी, और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी फाई है, इसलिए दोनों को फाई लिखते हैं, थीटा 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 या फाई चेंज नहीं करते हैं, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि उसमें जो थीटा होता है वो z एक्सिस से एंगल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका x एक्सिस ये है, x एक्सिस से एंगल जो है फाई है, तो इस x एक्सिस से जो एंगल मिल रहा है वो आपका फाई किधर मिलेगा, इस पॉइंट के जस्ट नीचे साइड, जैसे जैसे आपका पॉइंट यहाँ है तो यहाँ से तो उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए फाई क्या है, उधर की तरफ है, इनटू द प्लेन, मतलब कुछ इस तरीके से तिरछा जा रहा है फाई, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पॉइंट चेंज करते जाओगे, बिल्कुल इस जगह प्लेन में देखोगे, अगर yz प्लेन में फाई देखोगे तो बिल्कुल नीचे की तरफ होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू इट्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन और बिल्कुल इनटू द प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें i कैप और j कैप में, तो किस तरीके से है, सिंपली आप पोजीशन वेक्टर जो हमने ये लिखा है, इसको आप फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर दो,
ठीक है, तो क्या मिला माइनस साइन फाई आई कैप और कॉस फाई जे कैप, ये मैग्नीट्यूड की बात हो गई। और जेड कैप यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ जेड, जेड कैसे इंक्रीज होगा, जेड आपका जेड डायरेक्शन में ही इंक्रीज होगा, तो जेड कैप बराबर के कैप ही आना है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। तो आप इस चीज से एक चीज देख सकते हो, एक चीज नोटिस कीजिए, इसमें क्या है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो जेड कैप या फिर के कैप की जो डायरेक्शन है या फिर ये यूनिट वेक्टर जो है, ये तो आपका है कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, क्योंकि आप जैसे जैसे पोजीशन चेंज करते जाओगे तो जेड कैप नहीं चेंज हो रहा है, जेड कैप हमेशा अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है जेड, लेकिन जो आपका रो कैप एंड फाई कैप जो है वो वेरिएबल है डायरेक्शन में, ठीक है, वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट लिख देता हूं क्योंकि वो याद रहना चाहिए, नॉट कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉट कांस्टेंट यूनिट, ठीक है, तो वेक्टर्स, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आप इनको बाहर नहीं ले सकते, तो इनको आप बाहर ले सकते हो क्योंकि कांस्टेंट होते हैं, इनको आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में उसके डिफरेंशिएशन के बाहर नहीं लिख सकते, ना ही इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हो, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द कैसे आप कन्वर्ट कर रहे हो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन से कैसे आप सिलिंड्रिकल में आ रहे हो, ठीक है। अभी लिमिट डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट्स क्या है, रो की लिमिट, देखिए रो की जो डिस्टेंस है वो z एक्सिस से मेजर हो रही है ना, तो z एक्सिस सपोज अगर ये z एक्सिस ये है, तो आप इससे जैसे जैसे दूर चले जाते जाओगे वैसे वैसे आप इसको मेजर कर सकते हो, और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आगे तक बढ़ती जाएगी, तो जीरो मतलब माइनस में तो नहीं आएगी, अगर इस साइड जा रही है तब भी जीरो से समथिंग, इस साइड जीरो से समथिंग, जीरो से टू समथिंग, जीरो टू समथिंग, तो जीरो टू इंफिनिटी, ठीक है, यहां से ही स्टार्ट होगा, जीरो से मेजर होना और इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इजीली समझ सकते हो, जैसे कि एक सिलेंडर होता है, ठीक है, ये सिलेंडर होता है, ये जो एक्सिस है ना सिलेंडर की, जो मेन एक्सिस होती है ना सेंटर वाली, उसको आप जेड एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है, हम लोग ने क्या बोल दिया इसको, जेड एक्सिस। तो क्या है इसकी जो रेडियस होती है वो कैसी होती है, यहाँ से परपेंडिकुलर देखते हो ना, यहाँ से परपेंडिकुलर देखते हो ना, रेडियस सेम होती है ना, तो यही रो हो गया। तो ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो इसका नाम है वो इसीलिए है क्योंकि इसकी सिलेंडर की लिमिट्स बहुत इजीली डिफाइन होती है इससे, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ लिमिट्स इसकी वैसे ही डिफाइन होती है, ठीक है। तो ये रो हो गई और इसके जो सर्कल बन रहा है ना, ये उस सर्कल के जो क्या बोलते हैं डायरेक्शन होगी, वो आपकी जो इसकी जो टेंजेंट होगी वो आपको देगी फाई की डायरेक्शन, फाई कैप की डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मिल रहा है तो रो कैप ऐसे है, ठीक है, इधर रो कैप बाहर की तरफ है, इस पॉइंट पर रो कैप बिल्कुल बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इस तरीके से रो टू हो गया 0 टू इंफिनिटी। अब फाई की बात करें, फाई की लिमिट 0 से 2 पाई होगी, जैसे कि उसमें था 0 से 2 पाई स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट रोटेशन दे रहा है, ठीक है, कंप्लीट रोटेशन, इसको जो रोटेशन आ रहा है ना सिलेंडर का, तो वो किसकी वजह से आ रहा है, फाई की वजह से आ रहा है। और z क्या है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, अगर आपका ये कहीं है तो माइनस कुछ से माइनस कुछ प्लस कुछ, और अगर यहाँ से अगर आप इसको सेंटर लेते हो तो 0 टू h होगा, ठीक है। तो जो हम नॉर्मली लिमिट्स लिखते हैं वो यहाँ पर हम सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं इसका सिलेंडर का, और उसकी लिमिट्स लिख लेते हैं इजीली, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई लिमिट्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, फाई ये जो है ये मैक्सिमम लिमिट्स है, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम तो हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये है कि 0 से इधर नहीं जाएगी लेफ्ट साइड, मतलब माइनस में नहीं जाएगी, लिमिट 0 से 2 पाई के बीच में ही रहेगी। आप कहो 3 पाई लिख दे लिमिट 0 से 3 पाई इंटीग्रेशन में सिलेंडर के लिए, तो नहीं लिखेंगे आप, वो 0 से 2 पाई ही है, ठीक है। ऐसी 0 से इंफिनिटी वो सेंसलेस हो जाएगा 3 पाई, ठीक है। 0 से इंफिनिटी मतलब माइनस में नहीं होगी यार रो की लिमिट, ठीक है, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और इंफिनिटी पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी ऑल अबाउट लिमिट्स के बारे में। हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि मतलब कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऊपर का मैं मिटा देता हूं, ये जो मैट्रिक्स ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे इसको आप बिल्कुल ही जैसे हम पहले किए हैं, और रो कैप फाई कैप जेड कैप, और इधर हो जाएगा आपका आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। तो इसमें हमारा आई कैप और जे कैप cos फाई sin फाई और के कैप 0 है, और इधर है आपका माइनस sin फाई cos फाई, इसमें भी के कैप 0 है, और इसमें आई कैप जे कैप 0 है, के कैप का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर, ठीक है, पोलर में कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल, ठीक है, सिलिंड्रिकल में आप आ गए। अगर हम इसी को, मैंने आपको ये बताया है कि ये जो मैट्रिक्स होती है वो
वो क्या होती है, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। और ये क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है नेचर में, ऑर्थोगोनल इन नेचर। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ए ट्रांसपोज, ये क्या देती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देती है। ठीक है, अब क्या है, इसका मतलब हो गया ए इनवर्स अगर आपको निकालना है तो सिंपली आप इसका ए ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, तो अब हमें जैसे सिलिंड्रिकल टू पार्टीशन आना है, मतलब आई कैप जे कैप के कैप को लिखना है हमको रो कैप आई कैप जेड कैप की टर्म में। तो इसको आप जब इधर से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे, सपोज ये ए है तो ये ए इनवर्स ए तो आपकी ये आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी से इस मैट्रिक्स से कराओगे तो आपको केवल ये मिलेगा। और ए इनवर्स बराबर क्या है, ए ट्रांसपोज है, तो ए इनवर्स की जगह आप ए ट्रांसपोज लिख दीजिए। इस साइड से लेफ्ट साइड से ऑपरेट होगा ना, क्योंकि अगर आप इधर से ऑपरेट कराओगे तो इधर से कुछ सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इधर से हमने किया तो इसके लेफ्ट में लिखेंगे हम लोग क्या है, इसका cos फाइव माइनस साइन फाइव 0 साइन फाइव cos फाइव 0 0 0 1, और ये हो गया आपका रो कैप फाई कैप जी कैप या फिर जेड कैप या फिर के कैप। ठीक है, इसको आप चाहे जी कैप लिख लो चाहे के कैप। ठीक है, एक ही बात है, इसको भी आप चाहे तो के कैप लिख लो चाहे जेड कैप लिख लो, एक ही बात। सॉरी, तो ये तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग आते हैं जो हम लोग का सबसे ज्यादा पोर्शन है ईएमटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें क्या है कि हम लोग को लेंथ एलिमेंट, लाइन एलिमेंट, सरफेस एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट की नीड होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो जैम में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है। ये तो जनरल हो गया, बिल्कुल एकदम बेसिक हो गया। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक हो गया। अब हम लोग लिख लेते हैं लाइन एलिमेंट, डायरेक्ट लिखते हैं लाइन एलिमेंट। इसमें क्या है, तीनों के लेंथ एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। रो में कितना लेंथ एलिमेंट है, रो का सबसे पहले तो लाइन एलिमेंट लिखने का क्या तरीका है, dl रो रो कैप प्लस dl फाई कैप प्लस dl z कैप। ठीक है, तो ये जो dl रो dl फाई dl z है, ये क्या है, लेंथ एलिमेंट है इसमें रो कैप फाई कैप z कैप की डायरेक्शन में। तो अगर हम लिखें तो इसको लिखेंगे डायरेक्ट d रो कैप प्लस रो d फाई कैप प्लस dz कैप। तो ये हो गया आपका लाइन एलिमेंट। मैंने आपको इस पीछे भी बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जब मैंने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट डिस्कस किया था, कि अगर आपको लाइन एलिमेंट किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का लिखना आता है तो आपको सरफेस एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट बहुत इजीली आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया एलिमेंट ही लिखते हैं, अब इसके बाद सरफेस एलिमेंट। ठीक है, सरफेस एलिमेंट कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके से आप लिख सकते हो, क्योंकि 3c2 से आपको 3c इससे आप अगर कॉम्बिनेशन निकालोगे तो 3 कॉम्बिनेशंस निकलेंगे। ये आपके पास तीन तरीके की डायरेक्शंस हैं आपके पास। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ds रो, मतलब जिसमें हमारा रो फिक्स है, रो हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कहां पे यूज होगा, सरफेस ओवर विच रो इज कांस्टेंट। ठीक है, सरफेस ओवर विच रो इज कांस्टेंट, मतलब रो कैप नहीं, रो की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जांपल लें तो एग्जांपल में आप इसको लिख सकते हो, सिलेंडर ले सकते हो आप, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है। ठीक है, इसमें आप सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है, सिलेंडर को आप इस तरीके सरफेस एरिया है, तो आप देखोगे इंटरनल अगर आपका हॉलो है सिलेंडर, तो क्या है कि हर पॉइंट पर रो की जो वैल्यू है, रो क्या है कि इस z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हर जगह z एक्सिस से परपेंडिकुलर रो का जो उसकी सिलेंडर की सरफेस है उस पे रो सेम रहनी है, क्योंकि वो उसकी रेडियस के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, तो रो चेंज नहीं होगी। तो ये वाला जो एरिया एलिमेंट है ना ds रो, अब मैंने बताया था जब ये रो गया तो साइक्लिक ऑर्डर में लेंथ एलिमेंट से क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, dl फाई वेक्टर क्रॉस dl z वेक्टर। ठीक है, तो dl फाई वेक्टर अपना ये हो गया रो d फाई और dz, तो ये हो गया रो d फाई dz फाई क्रॉस z हो गया आपका रो। ठीक है,
तो रो डी फाई डी जेड, अगर आपको इसका सिलेंडर का सरफेस एरिया चाहिए तो आप इस एलिमेंट को लिखिए। आपका ये तो फिक्स हो गया, रो को आप बाहर ले लीजिए, ठीक है। रो कैप अब आप क्या है, अब आपको इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले कार्टेशियन में, क्योंकि आप इसको इंटीग्रेट करने से पहले कार्टेशियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली बाहर नहीं ले सकते, कांस्टेंट ये रो कैप कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। हर पॉइंट का रो कैप चेंज हो रहा है ना। तो अब इसमें क्या है, आप लिमिट तो मैं बता देता हूँ, 0 to 2 पाई इसकी पूरी लिमिट हो जाएगी, क्योंकि फुल सिलेंडर है, फुल सिलेंडर। और z क्या है, अगर आपका यहाँ से लेके इसकी हाइट h है तो क्या है 0 to h इसकी हाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको वो जो मैंने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखा है उसको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह आपको जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको बाहर ले लेते हैं, सीधे लिमिट लगाते हैं, फिर बोलते हैं आंसर रॉन्ग आया, ठीक है। आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बोला है कि रो कैप और फाई कैप, रो कैप फाई कैप या फिर स्फेरिकल पोलर क्वाड्रेंट में आर कैप फाई कैप जेड कैप तो थीटा कैप सारे के सारे ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं होते, ठीक है। केवल कार्टेशियन और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, उनको आप इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हो। इसलिए सबसे इजी तरीका यही होता है कि आप क्या है, रो कैप फाई कैप को आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद इंटीग्रेशन करो, जैसे कि आई कैप और जे कैप और के कैप को आप बाहर लिख सकते हो इंटीग्रेशन में, ठीक है। अभी दूसरा क्या है, ds फाई, ये आपका जो एलिमेंट है आप वहां पे लिखोगे जहां पे सरफेस का सरफेस ओवर विच फाई इज कांस्टेंट, ठीक है। तो जिस सरफेस पे फाई कांस्टेंट होगा उसके लिए आप ये वाला आप एरिया एलिमेंट लिखोगे, तो ds फाई बराबर अब dlz क्रॉस dl dlz क्रॉस dl रो वेक्टर, ठीक है। हाँ, अगर आपको इसके विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये क्रॉस इसलिए कर रहा हूँ मैंने वैसे अच्छे से इसको डिस्कस किया है जब मैंने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट डिस्कस किया, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब प्लेलिस्ट में इसी के जस्ट ऊपर होगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो इसमें जब क्या है कि मैंने क्रॉस किया, मैंने जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या करता है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको पैरेललोग्राम का एरिया देता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये जो आपका सरफेस है, ये आपका जो सिलेंडर सरफेस है ना, सिलेंडर का पूरा सरफेस, आपने बहुत स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, बहुत ही स्मॉल सा, ठीक है। एक इसमें क्या है आपका, एक आपके इसको आप रख दो dl फाई की जगह, जो नीचे वाला है dl फाई में, और दूसरा जो रख दो dl z में रख दो, ठीक है। जब आपने इसका क्रॉस इससे किया, इस dl फाई का क्रॉस इससे किया, तो आपको इसका एरिया मिल गया। और जब इससे इतना स्मॉल सा एरिया मिल गया, जब आपने इसको इंटीग्रेट किया, इसको डबल इंटीग्रेट किया फाई और जेड में, तो उससे क्या हुआ, सारा का सारा स्मॉल स्मॉल एरिया क्या हुआ, एड ऑन हो गया, और उससे क्या मिला आपको, कंप्लीट एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ये क्रॉस करते हैं, इसलिए यहां भी क्रॉस किया और थर्ड वाले में भी हम क्रॉस करेंगे इसमें, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल गया, z क्रॉस रो से तो फाई मिलेगा, और इसका आप देख लीजिए क्या है, z और रो, z और रो, तो इधर सीधे d रो dz हो गया, d रो dz और फाई कैप, ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही क्या होगा, ds फाई हो गया, अब ds z, जिसमें z कैप की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, z कांस्टेंट होगा, सरफेस over which z is constant। तो अब ये पता है आपको, ये पता होता है बहुत लोगों की, इसमें सिलेंडर का यूज होना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको यूज करना है, लेकिन अब आपको सरफेस निकालना है, ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट कोई ना कोई एक आपको एलिमेंट पिक करना पड़ेगा ना। तो कौन सा एरिया एलिमेंट पिक करना है, इससे आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें रो कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है कि जेड कांस्टेंट है। इन तीनों में से आप पहले ये देखिए, फिर आप इनका पिक करिए कौन सा एलिमेंट आप पिक करोगे, उसके बाद आप लिमिट्स लगाइए, ठीक है। तो ऐसे ही ds z वेक्टर क्या हो जाएगा, z के बाद आएगा dl रो वेक्टर क्रॉस dl फाई वेक्टर, तो क्या है, रो d रो d फाई, रो d रो d फाई। ये कहां यूज होगा, जहां पे z कैप कांस्टेंट होगा, ठीक है, z कैप z कांस्टेंट होगा, z कैप नहीं z कांस्टेंट होगा, ठीक है, z कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये तो आपके तीन हो गए आपके एरिया एलिमेंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला सबसे ज्यादा यूज होगा इन जनरल, फिर ये कम यूज होगा, और फिर ये वाला ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, आपको पता होना चाहिए, रो कांस्टेंट है। तो सिंपली इसी, जब सिलेंडर का सरफेस एरिया लिख रहे होगे ना, तो इसमें रो d फाई dz यूज होगा, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्यों यूज होगा, ठीक है।
अब हम देखते हैं वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखेंगे। मतलब अगर आपका जो सिलेंडर है वो ठोस है, मतलब सॉलिड है, एकदम सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर में क्या होगा, आपको वॉल्यूम निकालना होगा उसका, या फिर ये वाली सरफेस कितना वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम को एनसर्कल कर रही है वो निकालना है आपको। तो वॉल्यूम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मैंने आपको बताया था, मैंने इसका एक जनरल जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। आप क्या इन जनरल आप एक पैरेलल पाइप ले लीजिए, ठीक है, स्मॉल 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 ब्लॉक से आप क्या है पूरा का पूरा सिलेंडर, मैंने बोला ना कोई सा भी आप पैरेलल पाइप ले लो, ठीक है, बहुत ही स्मॉल सा पैरेलल पाइप लिया आपने, उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे बोलते हैं ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इनको आप इनकी हेल्प से आप ना किसी भी शेप का फिगर बना सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो आप ये जैसे ये आपका सिलेंडर है, आपने ये किया इसमें से स्मॉल सा ये निकाल लिया, और एक आपने इसकी एक की डायरेक्शन रख दी डी एल रो में, एक डायरेक्शन रख दी डी एल फाई में, एक डायरेक्शन रख दी डी एल जेड में, क्योंकि ये भी सब परपेंडिकुलर है और ये वाली भी सारी डायरेक्शंस परपेंडिकुलर होती हैं। तो आपने इस तरीके से पैरेलल पाइप को अरेंज कर दिए सारे कि इनकी एक डायरेक्शन डी एल रो डी फाई और डी एल जेड में आ गई, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर मुझे पता है पैरेलल पाइप की तीन डायरेक्शंस, तो आप इसका वॉल्यूम कैसे लिखते हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डीएल रो डॉट डीएल फाई क्रॉस डीएल जेड वेक्टर से, ठीक है। अब आपने जब इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख दिया, ओ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख दिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखने से आपको क्या मिल गया, पैरेलल पाइप का वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। वॉल्यूम आप कैसे लिखोगे, वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है, इसे डीवी वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। तो कैसे है, डीवी डीएल रो क्या था, डी रो, ये इससे क्या था रो, डी फाई ये क्या था डी जेड, और जब देखोगे आप तो रो कैप डॉट रो कैप से 1 मिलेगा, तो ये आपका हो गया वॉल्यूम एलिमेंट इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है। अब सपोज मैं आपको एक लिमिट रखना पुट करना बता देता हूं। अब सपोज मेरी यही मैं पूरा जो फुल सिलेंडर है इसी में फुल सिलेंडर वॉल्यूम में लिमिट रख के बता देता हूं आपको, ठीक है। आपका ये सिलेंडर है, मैं सिंपलिसिटी के लिए क्या कर रहा हूं सॉरी, इसको मैंने ओरिजिन इस जगह ले लिया, ठीक है, x ये हो गई x, ये हो गया y, ये हो गया z, ठीक है। तो अब मैंने सिंपलिसिटी के लिए ओरिजिन यहाँ पे रख दिया है, तो ये वाली जो आपका जो एक्सियल है, एक्सिस है सिलेंडर की, वो z एक्सिस है, ठीक है। अब आप देखिए फाई कहाँ चेंज हो रहा है, रो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो r है, ठीक है, तो रो जो चेंज होगा वो होगा 0 टू r, ठीक है। अब आपका जो z इसकी हाइट मान लीजिए h है, ठीक है, सिलेंडर की हाइट क्या है h, तो आपका जो z है z 0 टू h, अब फाई क्या है, फुल रोटेशन है ना, फुल रोटेशन में क्या मिलेगा 0 टू 2 पाई। तो अगर आप इसमें लिमिट्स रख देंगे रो 0 टू 2r फिर 0 टू s सारा कांस्टेंट रख देंगे, तो आपको सिलेंडर को वॉल्यूम निकल जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा, निकले तो बताइएगा, फिर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अभी ये तो सब हो गया हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जितना भी है अभी तक हम लोग को एग्जाम में इससे ज्यादा रिलेटेड नहीं आता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप कोशिश कीजिए अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वाड्रेंट पे आप कोशिश कीजिए इसकी लिमिट्स लिखने की सिलेंडर की। सबसे बेस्ट तरीका यही है, अगर आप क्या कीजिए सिलेंडर की हर ऑक्टेंट में लिमिट लिखने की कोशिश कीजिए। अगर सिलेंडर फर्स्ट ऑक्टेंट में तो क्या लिमिट होगी, थर्ड ऑक्टेंट में क्या लिमिट्स होंगी, इसको ट्राई कीजिए। अगर वो लिख लेंगे तो आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ चुका है, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कहीं पे प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा आपकी, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये तो हो गया सारा हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हम लोग क्या थोड़ी सी 10-15 मिनट का ही है, थोड़े से कर्व्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि जैम में पूछे जाते हैं। मतलब इन जनरल जैम में वही कर्व्स आते हैं रिपीटेडली, इनके अलावा कोई भी नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो कर्व है सम इंपॉर्टेंट 3D कर्व्स, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट 3D कर्व्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है फुल स्क्वायर या फिर स्क्वायर। इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये रेडियस हो गई।
तो ये क्या है आपका स्फीयर है कंप्लीट, ठीक है। एक पूरा जो स्फीयर होता है उस तरीके से ये आपका मतलब जो एक आप मान लीजिए फुटबॉल होगी, फुटबॉल जैसा होता है ना, वो एक स्फीयर होती है, ठीक है। तो ये उसकी इक्वेशन होगी, ठीक है। सेकंड अपर हाफ स्फीयर, अपर हाफ स्फीयर में क्या होगा कि z, अब जैसे ये डिपेंडेंसी आ जाती है कि अपर हाफ स्फीयर, अभी हम लोग जो स्टैंडर्ड वे में जो बात करते हैं वो क्या करते हैं, z एक्सिस को हम ऊपर नीचे लेते हैं, ठीक है। वो ऊपर अपर हाफ मतलब z पॉजिटिव और लोअर हाफ मतलब z नेगेटिव, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ऊपर कौन सी एक्सिस दे रखी है। हो सकता है ऊपर y एक्सिस कर दी हो तो अपर हाफ का मतलब y पॉजिटिव हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन इन जनरल अपर हाफ में z एक्सिस होगी, हम लोग z ये लेते हैं, x ये लेते हैं, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अपर हाफ मतलब z पॉजिटिव, ठीक है। तो z बराबर स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अगर ऐसी कोई इक्वेशन है तो आप समझ जाइए इसका मतलब ये अपर हाफ स्फीयर है, ठीक है। अपर हाफ स्फीयर हो गया, ठीक है। इस तरीके से स्फीयर है आपका, ठीक है। अगर यहीं पे z नेगेटिव हो गया जिसको बोलेंगे हम लोअर हाफ स्क्वायर, इसमें क्या होगा इक्वेशन बिल्कुल सेम होगी। अब जैसे z से आपने क्या किया स्क्वायर रूट हटाया तो प्लस माइनस हुआ ना, तो प्लस तो अपर हाफ के लिए, माइनस क्या हो गया लोअर हाफ के लिए, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसमें क्या होगा आपका जो स्फीयर होगा वो लोअर में होगा, मतलब z, इसके जो z कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे नेगेटिव है, z कहीं भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमारी z एक्सिस है, ये x हो गई और ये y होगी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है इलिप्सॉइड है, इलिप्सॉइड है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा एंड्रॉइड, अगर आप लोग यूज करते ही होंगे इन जनरल, अभी तो सभी लोग के पास एंड्रॉइड है, तो आप क्या कीजिए कोई भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए कोई सी भी, जिसमें क्या है आप इन इक्वेशंस को डालिए उनको, और वो क्या करेगा उसको प्लॉट करके देगा। उससे क्या है आपका 3D व्यू बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं भी यूज करता हूँ एक एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसको आप उसमें डाल दीजिए, आप क्या करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस इक्वेशन को आप लिखेंगे जब, तो क्या करेगा कि इसको प्लॉट कर देगा। अब इसको इलिप्सॉइड बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करूंगा हो सकता है आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए जब उसमें जब 3D वर्जन मिलेगा ना आपको, तब सीरियसली समझ में आएगा कि एक्चुअल में एक्स स्क्वायर इलिप्सॉइड की जो फॉर्म होती है वो किस शेप की होती है, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप इन सारे में जितने भी कर्व्स हैं, ठीक है, इनकी इक्वेशंस को एप्लीकेशंस में डालिए और उसको विजुलाइज कीजिए। वरना आप डायरेक्ट क्या कीजिए विकी देख लीजिए या डायरेक्ट इंटरनेट पे सर्च कीजिए, इनके आपको 3D व्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। फिर तो हमारा नेक्स्ट है, हमारा जो कर्व है वो है डबल कोन। डबल कोन की इक्वेशन क्या होगी, डबल कोन की इक्वेशन होगी अपनी z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डबल कोन क्या है, जैसे जो सिंपली एक कोन होता है ना अपना, मैं इसे अभी बना दे रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये अपना एक सिंपल सा ऊपर की तरफ जो कोन होता है, लेकिन इसमें क्या है ये डबल कोन हो गया, ठीक है। एक्स वाई जेड 3D है, ठीक है, 3D है, पूरा 3D फिगर है, ठीक है। तो एक ऊपर की तरफ z पॉजिटिव भी z नेगेटिव भी है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं जब x 0 y 0 तब z भी 0 होगा, ठीक है। जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे z रेडियस, मतलब z जो है वो एक रेडियस का काम करेगा और रेडियस कंटीन्यूअसली चेंज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, ठीक है। तो ये कोण बढ़ती जाएगी जैसे जैसे x और y बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं अपर कोण 6, अपर कोण की क्या होगी इक्वेशन, z पॉजिटिव, हम लोग जो स्टैंडर्ड लेते हैं तो z बराबर माइनस नहीं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं कहूं कि नीचे वाली कोण नहीं है केवल ऊपर वाली कोण है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अब आप ये नहीं कर सकते कि इसका आप स्क्वायर कर लिया क्योंकि इसकी इधर है, क्योंकि अब पॉजिटिव नहीं है z, हमारा z केवल नेगेटिव है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इससे, ठीक है। लोअर कोण में क्या होगा, z नेगेटिव होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या है आपकी जो कोण होगी वो नीचे की तरफ होगी,
ये z एक्सिस है आपकी, तो ये नीचे की तरफ होगी, ठीक है। तो इसमें z हर जगह निगेटिव होगा, इसको भी आप प्लॉट करके देखिएगा एक बार, ठीक है। और इसके बाद बस एक लास्ट एक क्वेश्चन एक पूछा गया है इस सरफेस से रिलेटेड, इसको बोलते हैं सर्कुलर पैराबोलॉइड, ठीक है। इसमें है z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, c इज अ सम कांस्टेंट और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बस आज तक जितना भी जेम में क्वेश्चन पूछा गया ना 99% इन्हीं सरफेसेस से रिलेटेड पूछा गया, और भी और अलग कोई सी सरफेस नहीं पूछी गई है कि कोई भी इंटीग्रेशन आया हो मैथमेटिकल के पर्पस से, तो इन्हीं सब सरफेसेस का यूज किया है, ठीक है जेम ने। लास्ट से 2 ईयर में ये वाली सरफेस का यूज किया, वरना अभी तक केवल ऊपर की 7 सरफेसेस से यूज कर रहा था, अभी केवल 8 सरफेसेस है, इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसको देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको प्लॉट कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, लगेगा कि अभी देखिए लग रहा है एक तरीके से, बस अगर स्क्वायर रूट हटा दो तो स्क्वायर रूट अगर मैं यहाँ लगा दूं तो ये शिफ्टेड कोन हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिसका जो कोन का ये वाला पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाएगा कहीं भी, ठीक है, चाहे प्लस माइनस किसी भी डायरेक्शन में जेड में, लेकिन अब इसमें सर्कुलर पैराबोलॉइड में यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये बात, एक बार मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसको पढ़ के, ठीक है, वो मेरे से स्किप हो गया था स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो इट इज ऑल अबाउट द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड some 3D surfaces which have come in the exam examinations, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।